हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी हमारे पास एडवांस के सवाल है ना, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, पहला सवाल हमारे पास है। ये हमारे पास जो सवाल है वो है एडवांस 2017 का। ठीक है, 2017 से लेकर के लेटेस्ट में जितना भी है हम सारा कवर करेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो सेल क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास एक सेल गिवन है। जिंक और कॉपर की सेल हमारे पास है। तो बच्चों हमें पता है, ये जो बीच में डबल पैरेलल लाइन होती है हमारा सोल्ट ब्रिज होता है। इसके इधर अपने पास होता है एनोड, और यहाँ पे हमारे पास होता है कैथोड। तो बच्चों एनोड पर हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। बच्चों कैथोड पर हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, क्या कहता है सवाल कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। बच्चों यहाँ पर हमारे पास कंडीशन गिवन है क्या, कि जो जिंक 2 प्लस की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। बच्चों इस टाइप से हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा जी, हमें बताना है डेल्टा जी इन जूल पर मोल इज। हमें डेल्टा जी का एक्सप्रेशन के बारे में बताना है। बच्चों देखो, जो डेल्टा जी हमारे पास होता है वो होता है -NF ई सेल। बच्चों ये हमारे पास होता है डेल्टा जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। सो यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। बच्चों हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड में एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। यहाँ पर हम लेते हैं जिंक 2 प्लस, अपॉन में लेते हैं कॉपर प्लस 2। बच्चों ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। ये कहाँ से आया हुआ है, हमें उसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आर टी की फॉर्म में है। तो हम इसका जो पहले वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन में कॉपर प्लस 2। बच्चों ये हमारे पास एक जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, इसी के अंदर ही सारी वैल्यू पुट करके ऊपर वाली एक्सप्रेशन आता है। तो नॉर्मली मेंस के जो सवाल होते हैं ना, हम ऊपर वाली इक्वेशन से सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं। बच्चों ई नोट सेल की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 1.1 गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा वो जिंक प्लस 2 में होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू लेते हैं हम बच्चों, वो क्या लेंगे, 2। तो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1.1 माइनस 2.303 आर टी अपॉन में 2F। और बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जो कंडीशन गिवन है जिंक 2 प्लस की हो रही है, इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 10। बच्चों लोग 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो हमारे पास जो ई सेल का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, वो आएगा 1.1 माइनस 2.303 आर टी अपॉन में 2F हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बच्चों ई सेल हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। बच्चों ई सेल की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू है -1.1 माइनस 2.303 आर टी अपॉन में 2F। बच्चों सेम यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 इंटू एफ इंटू 1.1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2F से 2F कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 2.303 आर टी। तो बच्चों यहाँ पे इसको सोल्व करके हमारे पास अगर आएगा 2.303 आर टी माइनस 2.2F। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया डेल्टा जी का एक्सप्रेशन। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो मैच करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारा एडवांस 2017 का ही है। 2 सवाल आए थे इसके अंदर, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते हैं इसमें क्या कहता है। बच्चों देखो, सवाल में क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0015 मोलर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। बच्चों हमारे पास एक वीक एसिड है Ha। मोनोबेसिक का मतलब होता है इट कैन रिलीज ओनली 1 H प्लस आयन।
ठीक है, तो इस तरीके से है। तो बच्चों इसकी जो कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, मोलैरिटी, वो गिवन है 0.0015। हम इसको लिख लेते हैं 15 × 10⁻⁻⁴। बच्चों जो मोलैरिटी गिवन है वो कितना हो गया, 15 × 10⁻⁴। अब हम क्या कर रहे हैं कि कंडक्टिविटी सेल बना रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज 120 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो लेंथ हमारे पास है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बच्चों में पता है हम निकाल सकते हैं सेल कांस्टेंट। बच्चों सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इसको यहाँ पे हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी वैल्यू होती है L/A। इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी। बच्चों कंडक्टेंस हमारे पास होता है जी। जी किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू गिवन हमारे पास 5 × 10⁻⁷। और बच्चों ये एस का मतलब होता है साइमन। ओम इनवर्स को साइमन लिख देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये बात। तो बच्चों हमारे पास सेल कांस्टेंट है और हमारे पास कंडक्टेंस है। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कापा। बच्चों जो वैल्यू अभी तक हमारे पास गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, कापा। कापा हमारे पास क्या होता है, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 120 × 5 × 10⁻⁻⁷। बच्चों यहाँ पे जो यूनिट आती है वो आती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों हम कापा निकाल चुके हैं, ये हमारे पास हो गया कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या कहता है बच्चों, कह रहा है कि द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 4। जो हमारे पास वीक एसिड है, तो बच्चों जब वीक एसिड डिसोशिएट होता है तो वो डिसोशिएट होता है H+ और A- में। साथ ही में वीक है तो इक्विलिब्रियम भी बनाता है। तो हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो C- C अल्फा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो हमारे पास होता है दैट विल बी C अल्फा। और पीएच कितना गिवन है, 4। तो मतलब हमारे पास पीएच अगर 4 है तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁻⁴। बच्चों इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10⁻⁴ इज इक्वल टू C अल्फा। और कंसंट्रेशन हमारे पास जो गिवन है वो भी पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 10⁻⁴ इज इक्वल टू 15 × 10⁻⁴ इंटू अल्फा। तो बच्चों यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/15। बच्चों अल्फा निकाल लिया हमने। अब आगे क्या कहता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड इज। तो बच्चों हमें बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम बात करते हैं। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी अपॉन में डेल्टा एम इनफाइनाइट, या नोट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये एक्सप्लेन करता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है बच्चों, जो डेल्टा एम सी था हमारे पास है नहीं। ठीक है, और ये निकालना है, हमारे पास अल्फा है तो हम यहाँ पे डेल्टा एम सी पहले निकाल लेंगे। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी क्या होगा, कापा अपॉन में मोलैरिटी इंटू 1000। तो बच्चों कापा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 120 × 5 × 10⁻⁻⁷। और डिवाइड में मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी गिवन है हमारे पास 15 × 10⁻⁻⁴। और जो 1000 है मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो 10⁻³ हो जाएगा। तो वो जो 10⁻⁴ -3 -7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 5 5 3 15। तो हमारे पास आ जाएगा रफली 120/3। इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। किसकी वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास, ये डेल्टा एम सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी डेल्टा एम नोट दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम सी बाय अल्फा। तो डेल्टा एम सी हमारे पास बच्चों कितना आ गया 40। और अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फा हमारे पास कितना आया था 1/15। तो 1/15 ऊपर चला जाएगा, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 600। तो बच्चों डेल्टा एम नोट की वैल्यू हमारे पास आएगी 600। और जो डेल्टा एम नोट की वैल्यू गिवन है वो गिवन है जेड इंटू, बच्चों गिवन है Z × 10⁻²। हमारे पास आंसर आया 600। तो 600 को हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻² के हिसाब से। तो बच्चों जो Z हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा 6। तो जो हमारे क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा
6 बच्चों आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास है, ये है हमारा एडवांस 2018 का सवाल है, देखते हैं चलो इसको। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे सवाल है 2018 के बारे में, उसको देखते हैं। हमारे पास वापस एक सेल गिवन है, हमारे पास सोल्ड लगा हुआ है, सोल्ड ब्रिज। तो इसके इधर हमारे पास क्या है, एनोड, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैथोड। ठीक है बच्चों, देखो इनिशियली हमारे पास 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब कहता है द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.7। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है ई नॉट सेल, जो कितना गिवन है, 2.7। बच्चों ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 300। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है बच्चों 300। जो भी वैल्यू गिवन हम पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या चीज़ नहीं है वो हम निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस इज चेंज टू एक्स मोलर। बच्चों अब हमारा क्या है, जो कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम 2 प्लस की, वो हो गई है एक्स मोलर हो गई है। देन द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67। तो जब हमारी कंसंट्रेशन एक्स मोलर हो जाएगा, पहले कितना है 1 मोलर, अब कितना हो गया एक्स मोलर, तो अब उसका जो पोटेंशियल है, तो बच्चों हम इसको बोलेंगे ई सेल। कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं है तो सिंपल ई सेल बोलते हैं, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2.67। टेम्परेचर बच्चों सेम है। तो पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू लगानी है। तो वापस से बच्चों कंसंट्रेशन का चेंज कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन का चेंज एक्सप्लेन करता है नर्स्ट इक्वेशन। तो हम वापस से हम अपना आते हैं नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और या एनोड अपॉन में कैथोड। तो बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन में कॉपर +2 लिख लेते हैं। बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है, ये आती है एट 298 केल्विन पे। यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास 300 गिवन है, तो ये जो 0.0591 है इसको हम 0.06 लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई सेल हमारे पास है 2.67, ई नोट सेल हमारे पास है 2.7, माइनस इसको 0.06 लिख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन है 300, डिवाइड बाय एन। तो जो एन की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा तो मैग्नीशियम कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम +2, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 2 का है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक मैग्नीशियम 2 प्लस। बच्चों मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो एक्स मोलर गिवन है, और कॉपर का तो चेंज हुआ नहीं, तो पहले कितना था 1 मोलर, तो एज इट इज 1 रख लेंगे। बच्चों इसको सोल्व करते हैं, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.03, इस टाइप से आ जाएगा, इज इक्वल टू -0.06 डिवाइड बाई 2 log ऑफ एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। 1 को हम लिख सकते हैं log 10, 1 को हम क्या लिख देंगे log 10, log से log कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10। बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन था, एडवांस में पूछा गया है 2018 के अंदर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास आ जाएगी 10। आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास है एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, और ये हमारे पास बात करता है किसके बारे में, सीएमसी। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड गिवन है सीएमसी, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो सीएमसी क्या होता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ये वो कंसंट्रेशन है जिसके बाद में कोलोइड हमारा प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बाद में हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाता है। देखो बच्चों क्या कहते हैं, देखो हमारे पास है सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, हमारा जो सोप होती है ना साबुन, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, C17H35COONA। बच्चों ये हमारे पास क्या है, सोडियम स्टेरेट है। ठीक है, मिसल फॉर्मेशन करते हैं। देखो विच बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
इज रिकॉर्डेड एट वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम स्टीरेट। बच्चों ये हमारे पास एक सोल्ट है, सोडियम सोल्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जिनका अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि हमारे पास जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा अचीव हो जाएगा सीएमसी। इसका मतलब है उस पॉइंट के बाद में मॉलिक्यूल एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों देखो, अगर मॉलिक्यूल्स फ्री है, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ना बोल के आयंस बोले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर ये सोल्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में है। तो जब आयंस हमारे पास फ्री होते हैं, when ions are free they are good conductor of heat and electricity, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, दैट मीन्स मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही इनके अंदर एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चों ये मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है एग्रीगेट होने की वजह से, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही हमारे पास इनका सीएमसी अचीव हो जाएगा, उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमारे पास है सरफेस केमिस्ट्री से लिंक कर रखा है, आप इसे एक बार इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और के बाद हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास पूछा गया था एडवांस 2020 के अंदर, ठीक है। देखते हैं बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, पहले समझते हैं और कहते देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं कि हमारे पास जो सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% है। मतलब जितना वो पावर दे सकता है वो सिर्फ उसका 70% देता है, ठीक है। अगर किसी की पावर 100 है तो एफिशिएंसी 70% होने की वजह से जो पावर को रिलीज करेगा दैट विल बी ओनली 70, ठीक है। ये हमारा वर्क करता है 1 बार और 298 केल्विन टेम्परेचर पे। इफ सेल रिएक्शन इज, बच्चों सेल रिएक्शन क्या है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड स्टेट में। द वर्क derived फ्रॉम द सेल ऑन द कंजम्पशन ऑफ 1.0 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2। कहता है जब हमारे पास ये सेल काम करेगा तो हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। तो कहता है कि जब हमारा 10⁻³ मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होता है, ठीक है, इज यूज टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस। तो जब हमारे पास 10⁻³ मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा तो सेल हमारा कुछ काम करेगा। सेल क्या काम करता है, सेल जो भी काम करेगा, मतलब सेल जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो सारी एनर्जी को हम यूज करते हैं 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस को कंप्रेस करने के लिए। मतलब जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन डाला 10⁻³ मोल, उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का हम यूज करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये वाली बात है, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम पूरी की पूरी यूज कर रहे हैं कंप्रेशन के लिए, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और साथ में जो वर्क होगा वो वहाँ पे हम रिलेट करेंगे इसको थर्मोडायनेमिक्स से। तो बच्चों दो चैप्टर को आपस में लिंक किया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो कहते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर। तो जैसे हम क्या करते हैं, आइडियल गैस को कंप्रेस करते हैं तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। टेम्परेचर में चेंज होगा तो कितना होगा ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है जिसकी एफिशिएंसी है 70%। यहाँ पर 10⁻³ मोल हाइड्रोजन गैस यूज हो रहा है। तो जो भी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो सारी एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क के अंदर। वर्क क्या है कि 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस को कंप्रेस करना है। तो वहाँ पे उसके अंदर टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा। तो हमें बताना है बच्चों कि टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था, अब इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि 10⁻³ मोल जब हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर उस एनर्जी को वर्क के इक्वल पुट करके इसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, हमारे पास अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए तो बच्चों डेल्टा जी हमारे पास होता है माइनस का NF ई सेल, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखो, अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस से, ठीक है।
तो जब हाइड्रोजन गैस को हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, और ऑक्सीजन गैस को देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 का यूज करें या 4 का यूज करें? तो देखो, जब हमारे पास नेट रिएक्शन जो गिवन है उसमें हाइड्रोजन 1 मोल है और ऑक्सीजन हाफ मोल है, तो अगर आप यहाँ पे इस 4 को यूज करते हो, वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में अगर इसको मैं हाफ से डिवाइड करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2 में। दैट मीन्स यहाँ पे जो n की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कितनी यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला आपको डाउट क्लियर हो गया कि n की वैल्यू क्या यूज करेंगे। बच्चों f की वैल्यू आपको पता है, फैराडे कांस्टेंट। अब बात आती है ई सेल। तो बच्चों हम यहाँ पे नोट लगा देंगे, तो ई नोट सेल निकालेंगे। ठीक है, ई नोट सेल क्या होता है बच्चों? ई नोट सेल हमारे पास होता है ई नोट आर माइनस ई नोट एल। ठीक है, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है 1.23 है, किसके लिए, रिडक्शन के लिए, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 है। तो बच्चों क्या होगा, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उसका रिडक्शन होता है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। दैट मीन्स वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कैथोड पर, और कैथोड कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.23 माइनस 0। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ई नोट सेल की बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 1.23। तो बच्चों ई नोट सेल आ गया हमारे पास में, वैल्यू पुट करते हैं। तो आ जाएगा -2 × 96500 इंटू 1.23। बच्चों ये तो सिंपल सी बात होगी। अब हमें जो वैल्यूज, जो हमें कंडीशंस गिवन है उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहली बात तो सर जो एफिशिएंसी हमारे पास है दैट इज ओनली 70%। बच्चों जो हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है वो सिर्फ कितना है, 70% है। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उसका हम कितना लेंगे, सिर्फ 70% लेंगे। तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी के साथ में जो हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है वो 10⁻³ यूज हुआ है। यहाँ पे हमने जो n की वैल्यू को यूज किया वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना यूज होता है, 10⁻³ तो 1 × 10⁻³ के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो हम निकालेंगे। तो बच्चों ये पूरा का पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन देगा किसके लिए, डेल्टा जी के लिए। इसको पूरा सोल्व करेंगे तो पूरा सोल्व करके हमारे पास आता है -166.17 जूल के आसपास बच्चों ये आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारा टारगेट क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम वर्क में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों देखो, जो वर्क हमारे पास है वो थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर से हो रहा है। ठीक है, ठीक, थर्मली इंसुलेटेड का मतलब है ना तो हीट बाहर जा रही है ना हीट अंदर जा रही है, मतलब एडियाबैटिक वॉल्स हमारे पास है। तो उस केस में क्या होता है, जो भी हमारा वर्क डन है, जो फॉर्मूला आता है थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का, वो आता है NCV डेल्टा टी के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक कंडीशन में। अब देखो, जो मोनोएटोमिक गैस है बच्चों, मोनोएटोमिक गैस की बात अगर करते हैं, इसकी बात करते हैं, मोनोएटोमिक गैस। मोनोएटोमिक गैस क्या होती है, ऐसी गैस जो सिंगल एटॉमिक की फॉर्म में होती है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। तो उस केस में सीवी की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो आती है 3/2 R के बराबर आती है। ठीक है, और जो गैस हमारे पास है वो 1 मोल है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 166.17 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 1। सीवी की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। और बच्चों आर हमारे पास क्या होगा, 8.314, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे। तो आ जाएगा 166.17, मल्टीप्लाई में 2 आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3 × 8.314। बच्चों इसको पूरा सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट विल बी 13.32। बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 13.32। तो हमारे पास सवाल था एडवांस 2020 का, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आगे चलते हैं, देखो बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था एडवांस 2021 के अंदर। 2021 का सवाल है बच्चों ये एडवांस का, और देखते हैं क्या कहता है। बच्चों कहता है कि हमारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन टेम्परेचर पे।
तो हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों देखो Pb2+ कन्वर्ट हुआ Pb में, और जो वैल्यू गिवन है दैट इज -0.13 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से निकल जब कन्वर्ट हुआ निकल सॉलिड में, तो वैल्यू कितनी गिवन है, -0.24 वोल्ट। इस तरीके से कैडमियम की गिवन है -0.4, और हमारे पास गिवन है आयरन के लिए -0.44। अब कहता है हमारे पास एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 0.001 मोल ऑफ X2+ एंड 0.1 मोल ऑफ XY+2। ठीक है, मेटल रोड X एंड Y आर इंसर्टेड एंड कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द डिसोल्यूशन ऑफ X। बच्चों जैसे ही हमने क्या किया, X को Y से कनेक्ट किया, X को हमने Y से कनेक्ट किया, तो जो X है वो डिसोल्व होना स्टार्ट होगा। जो X है वो डिसोल्व होना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जो X है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सॉल्यूशन मतलब आयंस में कन्वर्ट होगा, अपना सॉल्यूशन बनाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो x है इसका कौन क्या हो रहा होगा, यहाँ पे x का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। x का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अब देखो कह रहे कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है x और y का, वो हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। बच्चों देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है एनोड और एक हमारे पास होता है कैथोड। एनोड पे बच्चों हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड होता है हमारा, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है, हमारे पास वैल्यू गिवन होती है रिडक्शन पोटेंशियल की। हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों जिस भी एलिमेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, दैट मीन्स इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ठीक है, इट हैज़ द टेंडेंसी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ठीक है, दैट मीन्स उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बच्चों नेगेटिव साइन को इंक्लूड करना होता है। ठीक है, दैट मीन्स हमें मोर नेगेटिव देखना है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्स पहचानना है। तो एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन हो, एक्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन हमारे पास गिवन है कैडमियम और निकल। बच्चों कैडमियम की वैल्यू हमारे पास गिवन है -0.4, और निकल की वैल्यू गिवन है -0.24। तो पहले x दिया हुआ है फिर y दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू y। कैडमियम की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू निकल, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, पहले वाले की वैल्यू कम होनी चाहिए, बाद वाले की ज़्यादा, तो ये हमारा ऑप्शन मैच करेगा। कम वैल्यू का मतलब है ऑक्सीडेशन, तो ये हमें पता लगाना है। बी ऑप्शन देखो बच्चों, बी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है कैडमियम -0.4, और आयरन में हमारे पास है -0.44। बच्चों आयरन की वैल्यू कम है, जबकि कम किसकी होनी चाहिए, पहले वाले की। दैट मीन्स ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। और जो निकिल हमारे पास है, निकिल की जो वैल्यू गिवन है दैट इज -0.24, और पीबी की वैल्यू गिवन है -0.13। सेम, पहले वाले की वैल्यू कम है। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले का ऑक्सीडेशन होगा, तो हमारा आंसर भी ठीक है। अब देखो निकिल की जो वैल्यू गिवन है दैट इज -0.24, और आयरन की वैल्यू कितनी गिवन है, -0.44। तो बाद वाले की कम है, तो बाद वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेंगे दैट विल बी ए एंड सी ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। ठीक है, तो ये सब आता है एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन 6 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एडवांस 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज पूछी हुई है, तो दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको करने की। मेरे पास क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, और बोला हुआ है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड। हमारे पास एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, फॉर एग्जांपल HA, जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 4 × 10⁻², मतलब 400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है डेल्टा एम नॉट की वैल्यू गिवन है, इसको हम 400 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। वो कुछ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ना, वीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फा। द मोलर कंडक्टिविटी इज y × 10⁻²। बच्चों इसका जो डेल्टा एम सी है एट कंसंट्रेशन सी, वो हमारे पास गिवन है y × 100। ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी अपॉन में डेल्टा एम नोट। वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा y × 100 अपॉन में 400, कट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू y/4। जितना भी गिवन था उसके हिसाब से हमने सोल्व कर लिया, आगे जो नहीं होगा वो देख लेंगे। तो एक तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया अल्फा इज इक्वल टू y/4। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। अब वो कहता है कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन, हमने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया 20 गुना। ठीक है, विद वाटर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 3y × 10⁻²। तो बच्चों इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, हो जाएगी 3y × 10⁻², मतलब 3 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो हमें अल्फा बताना है और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इस तरीके से। चलो देखते हैं। तो बच्चों जब हमारे पास नॉर्मल था तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन, अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन। तो यहाँ पर हमें जो डेल्टा एम सी है वो देखने को मिला 3y × 10⁻²। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम अल्फा डैश निकालने की ट्राई करें तो सेम फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एम सी बाय डेल्टा एम नोट। तो कितना आ जाएगा, 3y/4। ठीक है, तो अल्फा डैश की वैल्यू आ जाएगी 3y/4, मतलब जो अल्फा हमारे पास है। ठीक है, अल्फा अब क्या होगा, 3 गुना हो गया। बच्चों में पता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा डिसोसिएशन बढ़ रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ नहीं होता है सोल्ट हमारा, वीक एसिड। तो जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयन इंक्रीज होने की वजह से हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। जैसे आप देख पा रहे हो, y × 10⁻² से 3y × 10⁻² में वो चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे चेंज होगा। तो पहले अल्फा कितना था, अब अल्फा कितना है वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है? अब देखो, अब क्या कहता है, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी। अब अल्फा का एक्सप्रेशन तो वाई बाई वाई की फॉर्म में आ गया। अब वाई को हम हटाएंगे, तो वाई को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वीक मोनोबेसिक एसिड का। तो बच्चों एच ए हमारा वीक एसिड है, तो इक्विलिब्रियम बनाएगा H+ और A-। तो सिंपल से हम बोलते हैं सी, तो C - C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर के ए की जो वैल्यू आती है वो आती है C⁴ और 1 - अल्फा। ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, ये हमने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम के अंदर सारे एक्सप्रेशन हमारे पास आते हैं। तो बच्चों डाइल्यूशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, डाइल्यूशन करने से अल्फा चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि के ए डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों के की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे C1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इज इक्वल टू C2 अल्फा डैश का स्क्वायर 1 - अल्फा डैश। तो बच्चों 20 टाइम डाइल्यूशन से जो C2 आएगा दैट विल बी C1/20। ठीक है, जैसे ही हम इसको वॉल्यूम को अगर हम 20 गुना करेंगे तो कंसंट्रेशन 20 गुना कम हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ना, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, मोल कंसेप्ट वाला।
तो वहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा C1 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा इज इक्वल टू C2 क्या आ जाएगा, C1/20, और अल्फा डैश विल बी इक्वल टू, क्या हम इसको 3 अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा डैश को 3 अल्फा हमने लिखा हुआ है, 3y/4 से 3 अल्फा आ जाएगा, तो इसको पुट कर देंगे। तो 3 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 9 अल्फा, अल्फा डैश का स्क्वायर कर जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा डैश को 3 अल्फा लिख लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम साइड से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/1 - अल्फा इज इक्वल टू 9/20 इंटू 1 - 3 अल्फा, रीअरेंज कर लेंगे। 20 - 60 अल्फा इज इक्वल टू 9 - 9 अल्फा। ठीक है बच्चों, इसका अंदर आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 51 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 11/51। बच्चों जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 11/51, और 11/51 को अगर हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है अराउंड 0.215 के आसपास। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.215। अब हमें वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाई इज इक्वल टू 4 अल्फा, तो 4 × 215, इसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.86। तो बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ वाई, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.86 के साथ में। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हमारे पास सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप अच्छे से नोट कर लो और इसको समझ लेके पढ़ लेना।